हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंजू FF अ गेम ऑफ पावर। और कहानी स्टार्ट करने से पहले आज मैं पहले ही बोल रही हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दो गाइस। और मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। कहानी स्टार्ट होती है अपने ये भाई और स्कॉर्पियो किंग से। ये भाई ने बिच्छू को सब कुछ बता दिया होता है और बिच्छू एकदम शॉक रहता है। बिच्छू को तो समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये सच है या फिर झूठ। बिच्छू बहुत कंफ्यूज हो गया था। बिच्छू ये से बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि 1000 साल पहले कैसी लड़ाई हुई थी जिसमें इंसानों ने जानवरों को खाया और जानवरों ने इंसान को खाया पावर के लिए, और जो अब के वैन केजिंग और जाओ जिसू है वो पहले भी थे, मतलब इनका ये पुनर्जन्म है। बिच्छू कहता है ये मानना आसान नहीं है। ये भाई बोलता है तुम्हें जो लगता है, जैसा लगता है तुम मानो, तुमने तो बस मेरे से पूछा तो मैंने बता दिया क्योंकि तुमने मुझे खाना खिलाया है। अब बिच्छू कुछ नहीं बोलता और सोच ही रहा होता है कि ये सच है या फिर नहीं। फिर बिच्छू को अचानक से राजकुमार जिन की वो आइस दिखाई देती है, वो छिपकली वाली आइस। अब बिच्छू सिर्फ इतना ही बोलता है वही तेज कि छिपकली। छिपकली सुनते ही ये भाई घबरा जाता है और बोलता है कहाँ है छिपकली कहाँ है, और वो बच्चों की तरह साइड में छिपकली से बचने के लिए जा रहा होता है अपना बिच्छू। तो ये भाई को ही देखने लग जाता है। बिच्छू कहता है तुम जानवरों से बातें कर सकते हो ना, तुम्हारे पास तो पावर है, तुम खुद एक जानवर हो, फिर भी तुम छिपकली से डरते हो। अपना अभी ये भाई डर ही रहा होता है और कह रहा होता है हाँ डरता हूँ तो क्या, मुझे छिपकली से नफरत है। मैं सारे जानवरों से बात कर सकता हूँ पर उससे नहीं, और करना भी नहीं चाहता क्योंकि मुझे छिपकली बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अभी जब ना ये भाई रहता है ना, उन्हें छिपकलियों से बहुत डर लगता है। बिच्छू बोलता है हाँ यहाँ पे कोई छिपकली नहीं है। अब ये भाई थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहता है हाँ थैंक गॉड। फिर ये भाई गुस्से में बिच्छू से बोलता है छिपकली नहीं है तो तुमने क्यों बोला छिपकली। बिच्छू बोलता है अरे मैं तो तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम्हारे जानवर लोक में कोई एक ऐसा इंसान था जिसकी आंखें छिपकली जैसी थी। क्या कोई छिपकली इंसान बन सकती थी क्या, फिर कोई इंसान छिपकली बन सकती थी? वैसे ये दोनों एक ही तो बात है। ये भाई कहता है हाँ तुम कहना क्या चाहते हो, छिपकली जैसी आंखें। बिच्छू कहता है मैं पूरी बात तो तुम्हें नहीं बता सकता, बट मैंने कैसे इंसान को देखा जिसकी आंखें छिपकली जैसी थी। वही आंखों के अंदर एकदम सीधी लाइन ब्लैक कलर की और आसपास येलो कलर की। अब ये भाई थोड़ा सा शांत हो जाता है और बोलता है वो जिस इंसान की तुम बात कर रहे हो वो लड़का था या फिर लड़की। अब ये भाई ना बहुत सीरियस रहता है। बिच्छू कहता है लड़का था। ये भाई अभी बहुत सीरियस हो गया होता है। ये भाई बोलता है और कुछ जानते हो उसके बारे में? बिच्छू बोलता है वो राजकुमार जिन है और स्वर्ग की खिड़की उनकी ही है। ये भाई और कुछ नहीं कहता है, अपने एक कबूतर को बुलाता है और कहता है राजकुमार जिन की नजर रखो, उनके बारे में जितनी भी बात हो मुझे बताना। ये बात सुनते ही कबूतर फटाफट वहां से उड़ जाता है। अभी ये बहुत सीरियस और टेंशन में था, इसलिए बिच्छू बोलता है हुआ क्या है मुझे बताओगे तुम? अभी ये गुस्से में बोलता है बहुत गड़बड़ हो गई, वो मेरे हाथ से बच गई। मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक याद था कि इंसानी लोक में जितने भी ऐसे जानवर थे मैंने उन सबको मार दिया था, तो वो कैसे बच गई? बिच्छू कहता है बच गई? कौन बच गई? तुम साफ साफ मुझे क्यों नहीं बता रहे? ये भाई कुछ नहीं कह रहा होता है और गुस्से पे दीवार पे हाथ मारता है और कहता है साओ मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब कहानी सिर्फ अपने डाक भूत घाटी पे होती है जहाँ पे बाई अपने सिंहासन में बैठा हुआ था। वहीं पे बाई का चेला भी खड़ा था। बाई फिर अचानक से बोलता है मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। उसका सेवक अपने हाथों पे हाथ रख लेता है और उसको अपने हाथों से रफ करने लगता है और कहता है जी मालिक क्यों नहीं खाते हैं ना, मतलब आप खाइए मैं आपको देखूंगा। बाई उठता है अपने सेवक के गाल पे थपथपाता है और कहता है अच्छी बात है। फिर बाई बड़े ही स्टाइल से वहाँ से जाने लगता है। बाई ने एक लॉन्ग ड्रेस पहना था और उसकी कोटी कुछ ज्यादा ही लॉन्ग थी। बाई ने पूरा प्रॉपर ब्लैक ड्रेस पहना था। बाई और उसका सेवक एक विलेज टाइप जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत छोटे छोटे हट बने हुए थे और वहाँ पे बहुत वीराना था, कुछ ज्यादा कुछ था नहीं। बाई अपने सेवक को उंगली दिखाता है और कहता है जाओ ले आओ मेरा खाना, और उसका सेवक जी मालिक करते हुए चला जाता है। अब बाई का सेवक एक लड़की को लेके आता है जिसकी एज अभी 24 या फिर 25 होगी। वो लड़की रो रही होती है और कह रही होती है मुझे छोड़ दो, पर बाई का सेवक उसका बाल बहुत टाइट पकड़ा हुआ था और उसे जबरदस्ती खींच रहा था। पीछे पीछे एक बूढ़ा और एक बूढ़ी भी आते हैं जो कह रहे होते हैं मेरी बेटी को छोड़ दो, बट उसका सेवक उन दोनों को लात मार के उस लड़की को बाई के पास फेंक देता है। वो लड़की सीधा बाई के कदमों पे गिर जाती है। अब वो लड़की बाई को देखने लग जाती है और घबराने लग जाती है। बाई बड़े प्यार से उसके पास बैठ जाता है और कहता है अरे सेवक ऐसा नहीं करना चाहिए ना, देखो ना कितनी सुंदर लड़की है,
ऐसा अपमान मत करो इसका, वैसे ही मेरा पेट भी तो बढ़ेगी। इतनी बेइज्जती मत करो, इज्जत से ले जाओ ना। बाई का सेवक कहता है मालिक माफ़ कीजिएगा, पर ये मेरी बात मान ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे ऐसे ही लाना पड़ा। बाई एक स्माइल देता है और कहता है कोई बात नहीं, पर आज से ध्यान रखना, खूबसूरत लड़कियों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अब जो उस लड़की के पेरेंट्स रहते हैं ना, वो बाई के पास आ जाते हैं और उसका पाँव पकड़ लेते हैं और कहते हैं मेरी बेटी को छोड़ दो। बट बाई बोलता है आप भी ना अंकल आंटी, क्या कर रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखा जाए तो आप भी अब हमारे इस भूत घाटी के मेंबर हैं ना, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। देखा जाए तो आप इंसानी लोक से जो आए हो और मुझे आपसे बहुत नफरत है। फिर भी मैं आपको छोड़ रहा हूँ ना, आपकी बेटी को ले जा रहा हूँ। देखो मैं कितना दिलदार हूँ। अब वो जो छोटा सा विलेज रहता है ना, वहाँ पे वो लोग रहते हैं जो इस फाइटिंग के दौरान इंसानी लोक में फंस गए होते हैं। अब आई उस लड़की का चेहरा पकड़ लेता है और ध्यान से देखने लग जाता है। उस लड़की के चेहरे पे हाथ फेरता है, फिर अपना हाथ उसके कमर पे ले जाता है और उसे गोद में उठा के अपने साथ ले जाने लगता है। उस लड़की के पेरेंट्स अपनी बेटी को बचाने के लिए बाई के पीछे जा रहे होते हैं, पर उनका सेवक मतलब बाई का सेवक उन दोनों का बाल पकड़ के उधर ही पकड़ा हुआ रहता है, जिस वजह से वो दोनों अपने बच्ची को बचा नहीं पाते हैं और बाई अपने घर उस लड़की को ले जाता है। और हाँ गाइस, एक वार्निंग है, अगर आपको ब्रूटल सीन पसंद नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। अब आई उस लड़की को अपने कमरे के अंदर ले जाता है और बेड पे लेटा देता है। वो लड़की बहुत घबराई हुई होती है और बहुत रो भी रही होती है। लड़की कहती है मुझे मत मारिए, आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, पर मुझे मारिए मत। अब वो लड़की अपना ड्रेस खोलने लगती है और कहती है कि आपको मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, पर मुझे मारिए मत, प्लीज़ मुझे मत मारिए। उस लड़की ने अपना आधा क्लॉथ खोल दिया होता है और बाई उस लड़की के शरीर को ही देखा जा रहा था। बाई कहता है अच्छा, कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। वो लड़की रोते हुए कहती है हाँ हाँ कर लीजिए, पर मारिए। बाई कहता है ठीक है। अब बाई उस लड़की को धीरे धीरे बेड पे सुलाने लगता है, उसके बालों पे अपने हाथ फंसाता है और बहुत टाइट पकड़ लेता है। बाल को टाइट पकड़ने की वजह से लड़की की नेक थोड़े से ऊपर हो गए होते हैं। बाई उसको लिक करता है और कहता है टेस्ट काफी अच्छा है तुम्हारा। वो लड़की रो रही होती है अभी और वो कुछ कह ही नहीं पा रही होती है। फिर बाई किस करते करते उस लड़की के लोअर पार्ट तक पहुंच जाता है। अभी उस लड़की की बहुत बुरी हालत हो गई होती है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, बहुत रो रही होती है। उस लड़की ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया होता है ताकि उसके आवाज़, रोने की आवाज़ उसके कान तक ना पहुंचे। बाई उस लड़की के पाँव पकड़ता है और बहुत तेज अपने हाथों से दबा देता है और अचानक से उसका पाँव पकड़ के खींच लेता है, जिस वजह से उस लड़की का पाँव उसके शरीर से अलग हो जाता है। वो लड़की बहुत तेज चिल्लाती है। बाई के चेहरे पे एक स्माइल रहता है और वो कहता है सॉरी, बट मुझे तुम उतनी अच्छी नहीं लगी। तुम बहुत खूबसूरत हो, मतलब बहुत खूबसूरत, तुम्हारा शरीर दिल में सुकून दे रहा है। पर क्या है ना, मेरे पास इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की है जिसकी हुस्न की जितनी भी तारीफ़ करो उतनी कम है। अगर मैं उसको धोखा दूंगा ये तो गलत बात होगा ना। वो मेरे लिए कितने सालों से मेहनत कर रही है और मैं उसे धोखा दे दूँ, ये हो नहीं सकता। अभी वो लड़की दर्द में चिल्ला रही होती है, रो रही होती है, पर बाई हंसी रहा होता है। उस लड़की का पूरा खून खून हो गया होता है। बाई उस लड़की के नेक पे वापस जाता है और कहता है वैसे तो हम खूबसूरत तो हो। और ये कहते ही बाई उस लड़की का नेक पे बहुत तेज बाइट करता है और नेक की चमड़ी बाहर निकाल देता है और उसे खाने लगता है। अब कहानी शिफ्ट होती है अपने वेंजू पे, मतलब अपने वैन और जाओ पे। अभी वैन अपने पाँव पे पाँव रख के बैठा हुआ था और बहुत शांति से अपने दिमाग को हल्का करने की कोशिश कर रहा था और जाओ उसके आसपास घूम रहा था और कह रहा था दिमाग को एकदम खाली रखो, कोई भी बात अपने दिमाग में मत रखो, अपने दिमाग को एकदम शांत कर दो, फिर देखना तुम अपने दिमाग से अपनी शक्ति का यूज़ अपने हाथों से भी ज़्यादा अच्छा कर पाओगे और वो बहुत असरदार रहेगा दुश्मनों से लड़ने के लिए, क्योंकि दुश्मनों को समझ में ही नहीं आएगा कि आप चाल क्या चल रहे हैं। जाओ फिर अपने मन में ही कहता है वह अभी अपनी शक्ति का पूरा यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपनी शक्ति बॉर्डर बनाने में लगा दी है, पर वैन के पास जितनी भी शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। वो बस हीलिंग और ब्लैक पैंथर को ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकता, बाकी उसकी शक्ति एकदम परफेक्ट है। अगर वो अपने दिमाग पे ध्यान दे तो वो बाई को बहुत आराम से हरा सकता है। अब अपना जो वैन केजिंग रहता है ना, वो काफ़ी देर से अपने दिमाग को हल्का कर रहा होता है, मतलब जो जो जाओ बोल रहा होता है वो कर रहा होता है और बहुत टाइम हो गया होता है
और अपने वैन को बैठे बैठे पाँव में दर्द होने लगता है। वैन अपना कहता है आजू अब तो मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। जाओ कहता है बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारे साइड में गमला दिख रहा है ना, उस गमले के अंदर फूल उगा के बताओ अपने दिमाग की शक्ति से, फिर मैं तुम्हें आराम करने दूँगा। वैन कोशिश करता है बट फिर से बहुत छोटा फ्लावर और जो खिला हुआ भी नहीं होता है। जाओ बोलता है एक खिला हुआ फूल उगाना था और तुम तो एक कली उगा बैठे। अपना वैन का फेस रोने जैसा हो गया होता है। वैन बोलता है तो आप क्या कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने दिमाग को हल्का रखूं, पर इस वजह से मुझे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, थोड़ा तो आराम करने दीजिए, एक किस तो कर दीजिए, सुबह से ही ऐसे ही मेहनत करवा रहे हो आप मेरे से। जाओ कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें जब तक किस नहीं मिलेगा, जब तक तुम अपनी शक्तियों का ढंग से यूज़ नहीं कर सकते। वैन कहता है आजू ऐसा मत कीजिए ना, आप तो ये मुझे सजा दे रहे हैं। जाओ कहता है ऐसा ही होगा, जब तक आप अपनी शक्ति का यूज़ नहीं कर सकते तब तक नो केस। अपना वैन एक रोने जैसा चेहरा बना लेता है और फिर से आंखें बंद कर लेता है और अपने दिमाग पे ना ऐसे ध्यान देने लगता है। पर वैन फिर भी धीरे धीरे बोल रहा होता है आजू आप कितने गंदे हैं, सुबह से मैं आराम नहीं कर रहा और एक किस भी नहीं दिया, आप बहुत गंदे हैं। और वैन ना बार बार कह रहे होते हैं आजू गंदे हैं, आजू गंदे हैं, आजू गंदे हैं। और अपना जाओ जिसु ये सुन रहा होता है। जाओ जिसु बोलता है मैं सुन रहा हूँ ये सब। वैन अपनी एक आंख खोलता है और कहता है मैं सुनाने के लिए ही बोल रहा हूँ, तो सुनिए आप, क्योंकि आप गंदे हैं। और ये कहते ही वैन केसिंग फिर से आंखें बंद कर लेता है। वैन केसिंग की ऐसी हरकत देख के ना जाओ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जाओ धीरे धीरे वैन के पास जाता है और उसके लिप पे एक हल्का सा किस दे देता है। और वैन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है और वो कहता है देखिएगा अब तो मैं पूरा बगीचा उगा दूंगा। जाओ हंसता है कहता है ठीक है देखते हैं। अब अचानक से वैन के शोल्डर पे जाके एक चिड़िया बैठ जाती है और ये वही चिड़िया थी जिसको वैन ने भेजा था जाओजिंग के बारे में पता लगाने के लिए। चिड़िया वैन केजिंग को बताती है कि जाओजिंग की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही वैन की आंखें खुल जाती है और वो बहुत हैरान सा रहता है कि अचानक से कैसे। वैन केजिंग जाओ के सामने ही उस चिड़िया से बात करने लग जाता है। वैन केजिंग कहता है मौत की पता चला कि मौत कैसे हुआ है। अब ये मौत की बात सुनते हैं ना जाओ थोड़ा सा टेंशन हो जाता है और जाओ वैन से पूछता है किसकी मौत, क्या बात कर रहे हो। तो वैन जाओ को बोलता है एक मिनट आजू रुकिए। जाओ जिसु हाँ में सर हिला देता है। वो चिड़िया वैन को बताती है कि मौत की खबर पता ही नहीं चली, बस इतना पता चला है कि मौत हो गई है। वैन केसिंग कहता है ठीक है, फिर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वैन केसिंग मन में ही कहता है कि तभी मैं सोचूं कि बिच्छू के मैसेज का जवाब क्यों नहीं आया, बिच्छू भी टेंशन में होगा, मुझे उसके पास होना चाहिए। अभी जाओ वैन से पूछता है आपने बताया नहीं किसकी मौत। वैन केसिंग बोलता है कि जाओजिंग की मौत हो गई है। अब जाओ भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है बेचारा बिच्छू की अभी क्या हालत हुई होगी, पहले उसकी माँ मर गई, मुझे पता है वो अपने बाप से नफरत करता था पर फिर भी वो उसका बाप था। अब वैन केसिंग और कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है कि मैं अभी आता हूँ और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। और जाओ भी वैन को नहीं रोकता है। वैन सीधा मैडम वैन के पास जाता है, मतलब अपनी माँ के पास जाता है और कहता है जाओजिंग की मौत हो गई। और वैन के पास में ना बिच्छू की माँ भी रहती है। ये बात सुन के बिच्छू की माँ रोने लग जाती है। बिच्छू की माँ कहती है मुझे बता दो कुछ तो हुआ है उनको। अभी बिच्छू की माँ रोने लग जाती है। बिच्छू की माँ वैन से पूछती है मौत कैसे हुआ। वैन कहता है पता नहीं, ये मुझे पता ही नहीं चला। अब मैडम वैन कहती है हमें उनकी मौत के लिए जाना चाहिए, क्या कहते हो वैन, तुम जाओ जिसु और बिच्छू की माँ को अपने साथ ले जाओ। वैन कहता है ठीक है, वैसे भी मैं बिच्छू से मिलना चाहता था तो मैं मिल भी लूँगा। वैन बिच्छू की माँ के शरीर पे अपना हाथ रखता है और कहता है आप बिच्छू की माँ हैं, मतलब आप मेरी भी एक तरीके से माँ हुई, आप रोइए मत, हम चलेंगे, आज ही चलेंगे। बिच्छू की माँ रोते रोते ही वैन केजिंग को गले लगा लेती है। वैन बिच्छू की माँ को तसल्ली दे रहा होता है। अब कहानी सिर्फ राजकुमार जिन पे होती है जो भी 5 लेक अलाइन में होता है। राजकुमार जिन अपने सेवकों से बोल रहा होता है कि एक भी कबूतर, एक भी जानवर आसपास नहीं होने चाहिए, और ख़ासकर तब जब वैन केजिंग यहाँ पे आएगा। अगर एक भी छोटा सा छोटा जानवर मुझे दिख गया तो मैं तुम सबके सर कलम करवा दूंगा। अभी राजकुमार जिन ने ना बहुत सारे सेवक हायर किए होते हैं सिर्फ छोटे मोटे जानवरों को भगाने के लिए, मतलब पक्षी चींटियां तक भी कम से कम वैन केजिंग के आसपास नहीं भटकनी चाहिए। राजकुमार जिन का ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर होता है। वो सारे सेवक हाँ कहते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। राजकुमार जिन कहते हैं जाओ जिसो, तुम तो धोखेबाज निकले, अभी तक मुझे एक भी खबर नहीं मिली,
पर अब तो तुम्हें आना पड़ेगा, और जब तुम आओगे तब होगा रियल गेम स्टार्ट। राजकुमार जिन कहते हैं अब आएगा मजा, और ये कहते ही राजकुमार जिन स्माइल करने लगते हैं। अभी ये सब बात ना ये भाई का कबूतर भी सुन रहा होता है। ये भाई का कबूतर फटाफट ये भाई के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है कि राजकुमार जिन ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि वैन केसिंग के पास कोई भी जानवर नहीं पहुंचना चाहिए। ये भाई अभी अपने पक्षी से पूछते हैं कि वैन केसिंग कहाँ पे है। वो पक्षी बोलता है कि वैन केसिंग तो अभी भी भूत घाटी के अंदर ही है। ये भाई कहता है ठीक है, जितना जल्दी हो सके वैन केसिंग के पास पहुंचो और उसको सारी बात बताओ कि वो 5 स्लेक अलाइन ना जाए। वहाँ पे एक जाल बिछाया हुआ है, फटाफट जाओ। अब ये भाई का कबूतर हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से उड़ जाता है। अब ये भाई कहता है हमें भी चलना पड़ेगा। बिच्छू कहता है क्या? ये भाई बोलता है मुझे अब इंसानी लोग जाना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पूरा यकीन है ये साओ ही है। बिच्छू कहता है ये साओ है कौन? तुम कब से क्या बोल रहे हो? साओ साओ साओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये भाई बोलता है साओ एक जहरीली नागिन है, एक बार में किसी को भी मार सकती है। उसकी शक्ति का तोड़ किसी के पास नहीं। वो शक्तियों से नहीं दिमाग से भी तेज है। वो सबसे बड़ा खतरा है। मैं कैसे भूल गया उसे? मैं सोचा वो भूत घाटी के ही अंदर है, पर वो इंसानी लोग कैसे पहुंची मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो मेरे हाथ से कैसे बची। अपना बिच्छू कहता है समझ तो मुझे नहीं आ रहा है। ये भाई कहता है तुम्हें समझने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेरे साथ इंसानी लोग चलो। बिच्छू कहता है मैं खुद जाना चाहता हूँ अपनी जगह पे वापस, पर तुमने ही मुझे मना किया था। ये भाई बोलता है मैं तुम्हें कैरी करके ले जाऊँगा। बिच्छू बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे गोद में उठाने का सोचना भी मत। ये भाई बोलते हैं मैं तुम्हें गोद में उठाऊंगा भी नहीं, ठीक है, बट कैरी करके मैं ही ले जाऊँगा, और ज़्यादा बकवास नहीं, मुझे जल्द से जल्द जाना है। अब मैं उन दोनों पे कोई खतरा नहीं आने दूंगा, और अपने जाओ पे तो बिल्कुल नहीं। अब कहानी वापस अपने वेंजू पे शिफ्ट होती है जो 5 स्लेक अलाइन जा रहे होते हैं। जाओ वैन से बोलता है हमें 5 स्लेक अलाइन क्यों जाना है? वैन बोलता है आजू राजकुमार जिन की मौत हुई है ना। जाओ और कुछ नहीं कहता और हाँ में सिर हिला देता है। जाओ के साथ हमारे काउवेनिंग भी गए होते हैं, और बिच्छू की माँ तो होती ही है, वो सारे घोड़े पे होते हैं। अब जाओ सो बिच्छू की माँ को देखता और कहता है ये लड़की कौन है और ये हमारे साथ क्यों जा रही है, और ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसे कहीं देख रखा है। अभी जो अपने बिच्छू की माँ होती है ना, वो 110 लोमड़ी होती है, इस वजह से वो कभी बूढ़ी ही नहीं होती, क्योंकि वो अपने वैन की तरह रहती है, इमोर्टल और खूबसूरत। इसलिए अभी जाओ को वो एक लड़की लग रही होती है, एक औरत नहीं। वैन कहता है ये मेरे लिए जा रही है। जाओ वैन को घूर के देखता और कहता है तुम्हारे लिए जा रही है? क्या मतलब? वैन बोलता है ये मेरी सेवा करने के लिए जा रही है, जैसे तुम्हारे लिए काउवेनिंग है ना, वैसे ही ये मेरे लिए है, माँ ने भेजा है। अभी जाओ को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। जाओ मन में ही कहता है माँ ने भेजा है, मैडम वैन ने ऐसा क्यों किया? मैडम वैन को पता है ना मैं हूँ ना वैन के लिए, तो एक लड़कियों को भेजा सेवक के लिए। अरे भी जाओ सुना बिच्छू की माँ को गुस्से में ही देख रहा होता है। अब वो सारे लोग ना बॉर्डर पे पहुंच गए होते हैं, मतलब वो बॉर्डर एक तरीके का मैजिकल बॉर्डर जिसके पीछे नॉर्मल इंसान रहते हैं। अब वैन अपनी आंखें बंद करता है और एक मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट आने लगता है। फिर वैन कहता है चलो, और फिर वो लगते हैं। अब थोड़ी दूर चलते ही पूरी रोशनी हो जाती है और वो लोग अपने नॉर्मल लोगों के बीच में आ जाते हैं, मतलब वो लोग अपने भूत घाटी से बाहर निकल जाते हैं। अब भूत घाटी जाने के लिए एक जंगल से गुजरना पड़ता है, जिसे आपको पता ही था, वो लंबा घना काला जंगल जहाँ पे अपने वैन और अपने बिच्छू मिलते रहते हैं। अब वो लोग जब उस जंगल से बाहर निकलते हैं ना, तो बाहर निकलते ही देखते हैं कि बहुत सारे आदमी, मतलब बहुत सारे सेवक, बहुत सारे सैनिक वैन केसिंग को लेने आए होते हैं, मतलब उन सबको लेने आए होते हैं। अभी बिच्छू की माँ ने अपने चेहरे पे एक स्कार्फ बांध रखा था, जिस वजह से उनका चेहरा कोई देखे ना, और अभी अपने काउवेनिंग के एक चेहरे पे प्यारी सी स्माइल होती है, क्योंकि वो बहुत महीनों बाद अपने घर आया होता है। जाओ जिसो मन में बोलता है इतने सारे सेवक क्यों हैं यहाँ पे? वैन केसिंग उन सबको बोलता है मारने आए हो क्या इतने सारे लोग? वहाँ के एक सेवक बोलता है नहीं सरकार, हम तो आपको लेने आए हैं, राजकुमार जिन ने हमें भेजा है आपको लेने के लिए। वैन कहता है ठीक है चलो। साउसू मन में बोलता है राजकुमार जिन ने तो मुझे वैन के पास इसलिए भेजा था ना, ताकि मैं उसको धोखा दे सकूं और उसे सारी बात पता लगवा सकूं। राजकुमार जिन की कोई प्लानिंग तो नहीं है ना वैन केसिंग को मारने की? मुझे उससे भी सावधान रहना पड़ेगा।
इंसान जानवरों से कम नहीं होते। अभी अपना ये भाई का कबूतर भूत घाटी आया होता है और वैन केजिंग को हर जगह ढूंढ रहा होता है, पर उस कबूतर को वैन केजिंग कहीं नहीं मिलता। अब कहानी वापस वैन और जाओ पे शिफ्ट हो जाती है। वैन और जाओ महल के अंदर पहुंच गए होते हैं। वैन केजिंग के स्वागत के लिए राजकुमार जिन वहीं पे खड़े रहते हैं। पास में गाओचोन भी खड़े रहते हैं और सैनसन भी खड़े रहते हैं। सैनसन अभी भी थोड़ा घबराए हुए रहते हैं और गाओचोन एक लास्ट जैसे लग रहे होते हैं और राजकुमार जिन के चेहरे पे एक स्माइल रहती है। वैन केजिंग एक स्माइल देता है और कहता है, आप लोगों को कैसे पता कि मैं आने वाला था, मतलब हम आने वाले थे। राजकुमार जिन एक टेढ़ी सी स्माइल देते हुए कहते हैं, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। जाओसू मन में बोलता है, आखिर ये चल क्या रहा है, ये गाओचोन इतने शांत से क्यों लग रहे हैं और ये राजकुमार जिन कुछ अजीब से लग रहे हैं और ये सैनसन, इसके चेहरे पे एक अजीब सा घबराहट लग रहा है। अब अपना जाओसू गाओचोन से बोलता है, बिच्छू राजा कहाँ पे है, वो अपने बाप के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे क्या। गाओचोन एक रोबोट की तरह बोलता है, मतलब कोई इम्प्रेशन नहीं, वो सिर्फ बोल रहा होता है। गाओचोन कहता है, बिच्छू हमें मिला ही नहीं है, हमें तो शक है कि बिच्छू ने ही अपने बाप को मारा है। ये बात सुनते ही वैन थोड़ा सा गुस्सा होता है और वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि बिच्छू ऐसा हरकत करेगा। राजकुमार जिन थोड़ा स्माइल करते हुए कहते हैं, वैसे आपको कैसे पता कि बिच्छू ऐसा हरकत नहीं करेगा, वो आपका दोस्त है क्या। वैन थोड़ा सा घबराता है पर वो अपनी घबराहट छुपाते हुए कहता है, नहीं दोस्त नहीं है, पर मैं उसको ही काम दिया करता था आपके पास संदेश भेजने का, आपको तो पता ही होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान ऐसा होगा। राजकुमार जी ने एक स्माइल देते हैं और कहते हैं, ठीक है आप अभी आराम कर लीजिए। वैन जाओसू को भी अपने साथ ले जाने वाला रहता है, तभी राजकुमार जिन जाओसू को रोक लेता है और कहता है, जाओ से मुझे कुछ बात करना है, तो आप लोग जाएंगे तो सही रहेगा। वैन केजिंग तो पहले जाओ की तरफ देखता है, जाओ फिर हाँ में सिर हिलाता है और धीरे से कहता है, कोई बात नहीं मैं जल्दी आ जाऊंगा, टेंशन मत कीजिए। वैन ने एक स्माइल देता है और कहता है, ठीक है आजू आप जल्दी आ जाइएगा। और ये कहते ही बिच्छू की माँ को अपने साथ लेके चला जाता है। अब जाओ जिसू, सैनसन, गाओचोन और राजकुमार जिन एक ही कमरे में रहते हैं और उस कमरे के बाहर अपना काओवेनिंग खड़ा रहता है, वैन के मतलब अपने जाओसू के इंतजार। राजकुमार जिन एक स्माइल देते हुए कहते हैं, तुम्हें तो ऐसा लगता है कि वैन केजिंग से प्यार ही हो गया है, कितने प्यार से हंस के कह रहे थे, आप टेंशन मत कीजिए मैं जल्दी आ जाऊंगा। अपना जाओसू कहता है, हाँ हो गया है प्यार, क्योंकि वो ख़राब इंसान नहीं है और आपने मुझे वहाँ का नज़र रखने के लिए भेजा था ना। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप भूत घाटी को हार्म नहीं करोगे तो भूत घाटी भी आपका कुछ नहीं करेगी। तो मेरा मानना यह है कि समझौता कर लीजिए और उन लोगों से दूर रहिए, तब आप लोग सेफ रह सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आपका क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। राजकुमार जिन एक स्माइल देते हैं और कहते हैं, ठीक है जाओसू, ये बताओ कि उनके पास शक्ति क्या है, ये तो मुझे बता ही सकते हो ना। जाओ जिसू कहता है, ज़्यादा खास शक्ति नहीं है, पर वो फूल उगा सकता है, किसी भी पेड़ पौधे को किसी भी हथियार में कन्वर्ट कर सकता है, बस इतनी ही शक्ति है उसके पास। राजकुमार जी ने एक टेढ़ी सी स्माइल देता है और कहता है, झूठ बोल रहे हो ना। जाओसू एक शांत चेहरा बना के बोलता है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आपको पता है कि उसके पास और कोई शक्ति है तो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है। राजकुमार जी ने एक स्माइल देते हुए कहते हैं, बड़े बिगड़ गए हो जाओ जिसो। जाओ भी एक स्माइल देता है और कहता है, थैंक यू, अब मैं जा सकता हूँ, जो था मैंने वो बता दिया। राजकुमार जी कहते हैं, अब तो मेरे किसी काम के नहीं है, क्यों नहीं, शौक से जाओ यहाँ से। और ये कहते ही राजकुमार जिन जाओ को जाने का इशारा कहते हैं। जाओसू कहता है, सही है मैं आपके काम का नहीं रहा। और ये कहते ही जाओसू उस कमरे से निकल जाता है। कमरे से निकलते ही काओवेनिंग जाओसू से बोलता है, मास्टर शू सब ठीक तो है ना, उनने क्या बोला आपसे। जाओसू बोलता है, कुछ नहीं बोला, अब वापस चलते हैं हम अपने कमरे में। काओवेनिंग हाँ में सिर हिलाता है और जाओ के पीछे पीछे चलने लगता है। राजकुमार जिन बोलते हैं, बच्चा बिगड़ गया, जिस काम के लिए भेजा था वो काम नहीं हो पाएगा, हाँ अब सब मुझे ही करना पड़ेगा, कितना टेंशन है। गाओचोन अभी भी कुछ नहीं कह रहा होता और शांत रहता है। सैनसन बोलता है कि क्या करना चाहते हो। राजकुमार जिन हंसते हुए कहते हैं, भूत घाटी को बर्बाद। सैनसन बोलते हैं, अभी जाओ जिसू ने क्या बोला, हम भूत घाटी से पंगा नहीं लेंगे तो वो हमारा कुछ नहीं करेगा, तो हमें उन्हें बर्बाद करने की क्या जरूरत है। राजकुमार जिन सैनसन के गाल पे थपथपाने लगते हैं और कहते हैं, तुम अभी बहुत डरपोक और बहुत कमजोर हो, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ बैठे रहो और तमाशा देखते रहो। और ये कहते ही राजकुमार जिन भी वहाँ से निकल जाते हैं। राजकुमार जिन उस कमरे से जैसे ही निकलते हैं, उनके चेहरे पे एक ईवल सी स्माइल रहती है और वो कहती है, अब तमाशा स्टार्ट होगा भाई, आज़ादी का टाइम आ रहा है, अब मैं और नहीं रुकने वाला। अब अपने जाओसू को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है चल क्या रहा है,
इतने सारे सैनिक अचानक से क्या कर रहे हैं? राजकुमार जैन जरूर कुछ करना चाहते हैं। और ये गाओचुन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? उसका चेहरा बहुत अजीब सा लग रहा है। अब अपना जाओ जिसु ये सभी सोच रहा होता है। वैन केजिंग जाओ के कमरे में आता है और चुपचाप उसे देखने लग जाता है। जाओ जिसु वैन को नोटिस ही नहीं कर रहा होता है और चल चल के मन में ही सोच रहा होता है ये सब बातें। वैन केजिंग थोड़ी देर तो जाओसु को देखता है, फिर उसके पास जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। जाओ रुक जाता है और स्माइल करने लगता है। जाओ कहता है, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आप अपनी सेविका के पास नहीं हैं जिसको आप लेके आए हैं? वैन केजिंग जाओ को सीधा करता है, उसके लिप पे किस करता है और कहता है, आप जेलस फील कर रहे हो क्या? जाओ मुस्कुराता है और कहता है, नहीं तो। फिर जाओ वैन केजिंग के गर्दन पे हाथ रख लेता है और कहता है, आप तो सिर्फ मेरे हो और मुझे पता है कि आप मेरे सिवा किसी के पास नहीं जाओगे। मुझे जेलस फील नहीं हो रहा। अवैन एक स्माइल देता है और कहता है, मेरा प्यारा और मेरा समझदार आजू। और ये कहते ही जाओ के हेड पे किस करता है। अब जाओ वैन को कस के गले लगा लेता है और वैन भी जाओ को गले लगा लेता है। जाओ अचानक से वैन से बोलता है, आपको क्या लगता है बिच्छू ने ही अपने बाप को मारा है क्या? वैन सीरियस होता है और कहता है, मुझे नहीं लगता आजू कि बिच्छू ने अपने बाप को मारा हो। जाओसू कहता है, बिच्छू आपका दोस्त है क्या? वैन जाओ से अलग हो जाता है और कहता है, नहीं बिच्छू मेरा दोस्त नहीं है, पर मैंने जैसे कहा था कि मैं उससे ही लेटर भिजवाया करता था तुम लोगों को, तो मुझे पता है कि वो इंसान कैसा है। जाओ स्माइल करता है और कहता है, जब आप उस समय लेटर लिख रहे थे ना, तब मैंने बिच्छू का नाम पढ़ लिया था, तो झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बिच्छू आपका दोस्त भी हुआ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अवैन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो जाओ को ही देख रही होती है। जाओ मुस्कुराता है और कहता है, सच बता दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। वैन अपनी सर नीचे कर लेता है और हाँ में सर हिलाता है। जाओ मुस्कुराता है और कहता है, छुपाने की कोई बात नहीं है, मुझे तो अच्छा लगा कि आपका कोई दोस्त भी है और बिच्छू अच्छा इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छा। उसने मेरी मदद की थी उन अजीब व गरीब चीज़ों से लड़ने के लिए, जब वो ग्रीन गैस फैल गया था, जब आपने मेरी मदद की और मदद के बदले मेरे से शादी की डिमांड की। वैन केजिंग खुश होता है और कहता है, आप इतने समझदार कैसे बन गए, इतने प्यार कैसे करने लग गए आप? जाओ मुस्कुराता है और कहता है, आप जैसे मुझसे प्यार करने लग गए? आप मेरे से कब से प्यार करने लग गए? वैन बोलता है, जब गुजियान मेरे पास आई थी और गुजियान ने आपके बारे में बताया था, तब से आप मुझे अच्छे लग गए। मैंने आपकी एक तस्वीर भी बनाई थी जो मैंने छुपा रखी है ताकि आप देख ना लें। जाओ कहता है, अच्छा इसे छुपा के रखिए। वैन कहता है, हाँ। जाओ कहता है, पर अब छुपनी नहीं चाहिए, जब हम वापस अपने घर चलेंगे तब आप मुझे मेरी तस्वीर दिखाएंगे ना? वैन कहता है, क्यों नहीं आजू, जरूर दिखाऊंगा। जाओ वैन को स्माइल देता है और वैन भी जाओ को स्माइल देता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ जिंग की अंतिम संस्कार हो गई होती है, सब कुछ हो गया होता है और जो आए थे जाओ जिसु के अंतिम संस्कार में वो सब वापस घर जाने वाले रहते हैं। अपना वैन केजिंग बाहर खड़ा हुआ होता है और अपने जाओसू का इंतज़ार कर रहा होता है। वैन केजिंग एक ही बात सोच रहा होता है कि बिच्छू आया नहीं, बिच्छू मिला नहीं मेरे से। जाओ फिर मन में ही कहता है, एक बार अपने आजू को घर छोड़ दो, फिर मैं बिच्छू से मिलने जाऊंगा। अब तो आजू को पता भी चल गया है कि बिच्छू मेरा दोस्त है, तो छुपाने की कोई बात रही ही नहीं। काओ वेनिंग और बिच्छू की माँ अपने वैन के पास खड़ी हुई थी। अचानक से जाओ आता है जिसके हाथ में आधा राइस बोल रहता है। जाओ वैन के पास जाता और कहता है, ये राइस बोल कितना अच्छा है, आप भी खा के देखिए। और ये कहते ही वैन केजिंग को राइस बोल खिला देता है। वैन केजिंग भी खा लेता है और बोलता है, आप इतना कब से खाने लग गए, आपने तो खाना खाया था ना? अपना जाओ बोलता है, भूख लग गई, मैं क्या ही करता। वैन कहता है, अच्छा कोई नहीं। वैन कहता है, अब चले आजू? आजू कहता है, ठीक है। अब वो सब घोड़े पे बैठ जाते हैं और जाने वाले रहते हैं। अपना वैन और जाओ जिसु बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं। अब वैन मंत्र पढ़ रहा होता है तो जाओ बीच में बोलता है, वैन मैं आपसे एक बात पूछूं? वैन बोलता है, हाँ पूछिए ना आजू। फिर अपना जाओसु बोलता है, आप ये मंत्र क्या पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता। अब वैन माँ उस मंत्र को जाओ को बताने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा होता है तो जाओ बोलता है, अरे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा। वैन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। अब वैन थोड़ा सा घबराते घबराते जाओ को मंत्र बता देता है। वैन बोलता है, इस बॉर्डर के पास आते ही आपको बोलना पड़ता है, हे शक्ति देवता मुझे शक्ति दे और इस बॉर्डर की रक्षा करे और मुझे अंदर जाने का परमिशन दे, बस इतना ही बोलना पड़ता है। अब जाओसू के चेहरे पे अजीब सी स्माइल रहता है और बोलता है, अच्छा। वैन कहता है, हाँ। अब अपना जाओ थोड़ा सा खुश होकर बोलता है, मैं मंत्र पढ़ूँ क्या, देखते हैं ये मंत्र काम करता है कि नहीं। वैन स्माइल देता है और कहता है, ठीक है आजू आप पढ़ लीजिए। अब जाओ जिसु ना वो मंत्र पढ़ने लगता है और वो बॉर्डर खुल भी जाता है और वो चारों बॉर्डर के अंदर चले जाते हैं। अब हमें गाओचोन को दिखाया जाता है जो अपने सिंहासन पे बैठा रहता है। गाओचोन की आंखें अचानक से रेड हो जाती है, फिर वो सबको चिल्ला के बोलता है,
चलो। वहाँ पे बहुत सारे सैनिक रहते हैं और सब चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाओ चुन फिर जाने लगता है और सैनिक उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहाँ पे कहीं भी हमें सैनसेन नहीं दिखाई देते। अब कहानी शिफ्ट वापस अपने वेंजू पे होती है। अपने वैन और जाओ ना बहुत प्यार से एक जगह पे खड़े हुए रहते हैं और जाओ ने वैन को कस के गले लगाया होता है और वैन बस इतना ही बोल रहा होता है, आजू आपको हुआ क्या है, आप सबके सामने मुझे इतने कस के गले लगाए। अभी जहाँ पे वैन और जाओ खड़े रहते हैं ना, वो विलेज का मेन एरिया रहता है जहाँ पे सारे लोग के घर होते हैं ना, वहाँ पे वो खड़े रहते हैं और जाओ ने वैन को बहुत कस के गले लगाया होता है और वो सारी लड़कियाँ देख के जल रही होती है। जाओ कहता है क्या जाता है, रहना तो ना, थोड़ी देर की खुशी तो मिलनी चाहिए, बाद में तो गम ही गम है। वैन कहता है क्या मतलब। जाओ एक स्माइल देता है और कुछ नहीं कहता है। अभी जो अपना जाओ जुसू रहता है ना, वो बहुत सस्पिशियस लग रहा होता है वैन को और वैन का चेहरा बहुत अजीब सा हो गया होता है ये बात सुन के। अब वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं ना, उन लड़कियों को छोड़ के सब ना वैन और जाओ की जोड़ी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमेशा साथ में रहे, कितने अच्छे लगते हैं साथ में। और अपनी दूर खड़ी हुई मैडम वैन भी ये देख रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है कि जाओ ने वैन को एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ पे गुरजान और काओ वेनिंग भी खड़े थे और वो दोनों भी बहुत खुश हो रहे थे उन दोनों को देख के। अब अचानक से ना जंगल के जानवर विलेज एरिया में आने लगते हैं। बहुत शोर शराबा होने लग जाता है। अचानक से वैन घबरा जाता है, जाओ वैन से अलग हो जाता है और एक ईवल सी स्माइल देता है। अभी अचानक से बहुत घोड़ों की आवाज़ आने लगती है और कहीं से धुआं भी उठने लग जाता है। वैन सीधा ही देख रहा होता है, तभी अचानक से गाओचोन के पूरे सेना गाओचोन के साथ भूत घाटी के अंदर दिखाई देते हैं। वैन केसिंग शौक रहता है कि गाओचोन ने वो दीवार तोड़ के आया कैसे। गाओचोन के पास बहुत सारे सैनिक रहते हैं, जो सैनिक हर जगह अपना मसाल फेंक रहे होते हैं और आग लगा रहे होते हैं। वैन केसिंग काफ़ी घबरा जाता है। वैन केसिंग उन सैनिकों को रोकने के लिए अपनी शक्ति से एक बहुत बड़ा पेड़ क्रिएट करने की कोशिश करता है, बट वो कर नहीं पाता है। वैन केसिंग अपने हाथों को ही देख रहा होता है, पर वो शक्ति यूज़ कर ही नहीं पा रहा होता है। अचानक से पास में खड़ा हुआ जाओसू बोलता है, इतना मेहनत मत करो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और जाओसू के चेहरे पे एक ईवल सी स्माइल अभी भी रहती है। वैन जाओ को देखता है और कहता है, क्या मतलब है आपका आजू। जाओसू एक ईवल सी स्माइल देता है और कहता है, यही कि तुम अपनी शक्ति यूज़ नहीं कर सकते, अब बस तुम ब्लैक पैंथर बन सकते हो और कुछ नहीं, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब जाओसू अचानक से कहता है, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। वैन केसिंग कहता है, क्या। अपना जाओ एक खंजर लेता है और वैन केसिंग के पेट पे मार देता है। वैन केसिंग के पेट से और मुंह से खून निकलने लग जाता है और वैन केसिंग जाओ को ही देखने लगता है और वो कहता है, आजू पर ये क्यों। जाओ मुस्कुराता है और कहता है, मज़े के लिए। जाओ फिर अपने पास एक तलवार निकालता है और अपने सैनिकों के पास जाके भूत घाटी के लोगों पे हमला करने लग जाता है। वैन को जाओसू ने जैसे ही तलवार मारा था ना, मैडम वैन अपनी गुरजान काओ वेनिंग सारे के सारे शौक थे कि ये कैसे हो गया। मैडम वैन की आंखों में आंसू रहता है और वो फटाफट वैन के पास जाती है। अपने गुरजान और काओ वेनिंग भी वैन के पास जाते हैं। और आप सब भी शौक होंगे ना कि जाओसू ने वैन के साथ ऐसा क्यों किया। ये सब जानने के लिए तो आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। और चैनल के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि ये FF जब भी आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास है। और हाँ गाइस, अब ये गेम ऑफ पावर स्टोरी ख़त्म होने वाली है, तो आई होप आपको ये अच्छी लग रही होगी अभी तक के डेट में और लास्ट एपिसोड भी आपको अच्छा लगे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा और वेंजू वैन के पास शेयर भी कर दीजिएगा और एक कॉमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा और कॉमेंट में जे वेंजू लिखना मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइसेस कुछ ज़्यादा आ रहे हो, क्योंकि आज मेरे पापा फ़ोन पे बात कर रहे थे और मेरे पापा बहुत लाउडली फ़ोन पे बात करते हैं, तो मेरे पापा की आवाज़ भी बीच में आ गई होगी और मेरे में आज उतनी एनर्जी नहीं लग रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे थोड़ा सा फीवर सा है, तो इसलिए सॉरी अगर मैं वो एनर्जी नहीं डाल पाई होंगी अपने FF में। बट मैं नेक्स्ट पार्ट पूरे एनर्जी के साथ बनाने की कोशिश करूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।